ये लिखा है एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है और एक 4 अंक का प्रश्न इस चैप्टर से आना है। तो आप केवल इसी प्रकार से तैयार करेंगे। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये आपके सामने दिए गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ के दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि 59 पेज इसमें शामिल किए हैं इन्होंने। तो आप केवल स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें लिख सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई अगर समस्या आती है, किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगता है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में ही उपलब्ध करा दूंगा रिप्लाई करके। यहाँ हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रास्ता भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर आंसर भी उन्होंने दिया है एलपीजी का दहन। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो जल के बिना भुजे चूने से अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने दिया है, जो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर दिखाई गई समीकरण में, वह वास्तव में एक विस्थापन अभिक्रिया का ही रूप है। तो विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में H2 का योग तथा O2 का ह्रास, यहाँ से O2 निकल रहा है, H2 का योग हो रहा है, मतलब अपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है आकार में परिवर्तन का होना। तो यहाँ से आप इनके आंसर भी लिख। क्वेश्चन नंबर 8, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम है। तो अम्ल यहाँ पर है एक्वा रेजिया अम्ल है आंसर में। क्वेश्चन नंबर 9, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। यहाँ देखेंगे 10वां क्वेश्चन, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि ये विकृत गंधिता के कारण सड़ते हैं, उनका दुर्गंध आने लगती है उनसे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। वायु में जलाने से मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया था। इसका उत्तर आप यहीं से देखेंगे, मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 2, किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, क्यों। इसका आंसर भी यही मिलेगा आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ का क्वेश्चन भी आपको आंसर भी आपको यही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप, इसमें श्वसन को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये इसका आंसर दिया गया है, आप यहाँ से इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। यह सब उदाहरण दिया है, उसी तरीके से आपको तैयार करना है और इनके आंसर भी आपको लिख लेने हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट इनका ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको थोड़ा से दिखा रहा हूँ। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया, इन्हीं क्वेश्चनों में से 4 अंक का क्वेश्चन आना, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 और इसका साथ साथ में यहाँ पर जो दिया गया है उदाहरण में आपको समीकरण दिया गया है, समीकरण को भी आप तैयार कीजिएगा। वियोजन 7वां क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। तो इनका उत्तर ये है यहाँ पर, और यहाँ से आपको इनका समीकरण देना है। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, मैं स्क्रीन को आगे खिसका रहा हूँ, तो आप यहाँ से स्क्रीन स्क्रॉल डाउन करके स्क्रॉल अप कर रहा हूँ ताकि ऊपर चली जाए और आप उससे आप इनके स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें, नोट कर सकें। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, 8वें क्वेश्चन में आप देख पाएंगे यहाँ पर कि ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्यवस्था कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए, एक तो उपचयन के लिए और अपचयन के लिए। उत्तर यहाँ से आप नोट कर लेंगे और यहाँ तक इसका आंसर है, यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे। यदि आपको समझ नहीं आता है आंसर में कुछ, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, बता दें। ठीक, और मुझे संपर्क कर लें। ठीक, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्व कर सकूं। और मेरा आप चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं यहाँ से, और कॉन्टैक्ट नंबर से सीधे आप व्हाट्सएप पर भी आप मुझे आपकी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स भेज सकते हैं। आपको आपकी स्कूल का नाम, आपका नाम और क्लास सेक्शन लिखना है और क्वेश्चन लिखना है आपका। इसके बाद आंसर आपको वही मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये 9वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी आप लिखेंगे। यहाँ से आप उदाहरण दे देंगे, इसमें 2 उदाहरण दिए गए हैं, आप 2 में से कोई एक उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं आंसर लिखने के लिए।
यहाँ 10वां क्वेश्चन दिया गया है। 10वें क्वेश्चन में लिखा गया है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण दीजिए। तो समीकरण जरूर देना है। रेडॉक्स अभिक्रिया की ये परिभाषा यहाँ पर आपको मिल जाएगी और यहाँ से आप परिभाषा नोट करने के बाद ये समीकरण दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है, उदाहरण सहित समझाइए। बिल्कुल, विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो आप इसका यहाँ से उदाहरण सहित उत्तर लिख देंगे। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का विलयन बनाता है, इसलिए वह रंग बदल जाता है। इसका आंसर भी दिया गया है, साथ साथ में इसका समीकरण दिया गया है, तो आपको ये नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। आप ये अभिक्रिया देख लीजिए और इनके समीकरण आपको देना है, संतुलित करना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है इन समीकरणों को संतुलित करने में, तो आप मुझे समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक, यहाँ पर इनके आंसर भी आपको दिए गए हैं, तो इनके आंसर से भी आप यहाँ पर इनके आंसर ये देखिए, आ और ये वाह, तो ये वाह का आंसर मिलेगा। सा, तो ये सा का आंसर दिया गया है। दा, तो ये दा का आंसर दिया गया है। इनमें अगर कोई प्रॉब्लम्स हो आपको तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देख रहे हैं, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन क्यों होती है। तो दवा की बोतल का आंसर भी यहाँ दिया गया है, ये रंगीन क्यों है। सीधी सी बात रहती है, प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती है, जैसे विषैली हो जाती हैं, अर्थात उनका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जिसके कारण वो विषैलापन उनमें आ जाता है और वो रोगी के लिए घातक हो सकती हैं, इसीलिए इनमें रंगीन बोतल इनकी बनाई जाती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो ये उत्तर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप नोट कर लेंगे। अध्याय 2 चालू हो रहा है, अध्याय 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन आना है देखिए, यहाँ क्लियर उन्होंने लिखा है अध्याय 2 से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ आना है और एक 2 अंक का प्रश्न आना है, मतलब आपको बड़े क्वेश्चनों के पीछे नहीं भागना है इसमें से। ठीक, सबसे पहले यहाँ दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उन्हें देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं। क्रिस्टलन जल का से तात्पर्य होता है अणु के पीछे, यदि यहाँ जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ Na2CO3 और यहाँ लिख रहा हूँ मैं डेकाहाइड्रेट, मतलब 10 जल के अणु यहाँ पर जुड़े हैं। तो ये जो 10 जल के अणु यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो 10 जल के अणु वास्तव में जी क्रिस्टलन जल कहलाएंगे, इन्हें कहते हैं क्रिस्टलन जल। ठीक, तो क्रिस्टल जल युक्त नहीं है, कौन नहीं है, खाने का सोडा यहाँ पर क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है, इसे आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। ठीक, अब आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, पाचन के समय आमाशयक रस के पाचन का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, आप नोटिस कर लें। ठीक है, निम्न में से कौन सोने के विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है। सोने को घोलने के लिए कौन प्रयुक्त होता है। तो अम्ल राज इसमें प्रयोग में लाया जाता है, जिसका नाम एक्वा रेजिया है। ये वास्तव में नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संयोजन से मिलकर बना होता है। चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्न में कौन की प्रकृति अम्लीय है। तो लाइम जूस की प्रकृति अम्लीय है, ठीक है ना, जो वास्तव में नींबू जूस है। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयव में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा होगा इसमें टाइट्रिक अम्ल वाला आंसर सही होगा, तो ये टाइट्रिक अम्ल का आंसर सही है। छठवां क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो एंटासिड यहाँ पर होता है, सब जानते होंगे। क्वेश्चन अगला, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ से आप इसे ऑक्सैलिक अम्ल लिखेंगे, यदि ऑक्सैलिक अम्ल नहीं दिया है तब आप उसमें साइट्रिक अम्ल का चुनाव कर सकते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न 8, पीएच स्केल की पारास है 0 से 14 तक इसमें मापा जाता है। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 10वां, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसे मेथनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 11, कठोर जल को मृदु करने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आप नोट करेंगे, इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट। ठीक,
और अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य सूत्र है तो बेकिंग सोडा है। ठीक, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और इसका सूत्र आपको ध्यान रखना है, यदि नाम ना हो तो सूत्र से फाइंड आउट करना जरूरी है। आपको इसके सूत्र के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसका सूत्र है CH3COOH, एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 14, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं। यदि कोई पदार्थ अम्ल या क्षारक, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षार की माध्यम से भिन्न होती है, तब वे कहलाते हैं गंधीय सूचक। उत्तर में आप ये लिख देंगे। 15वें नंबर क्वेश्चन है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो स्वाद इनका खट्टा होता है और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये इस पार्ट के अभी ओटी क्वेश्चन हुए हैं, विकल्प क्वेश्चन हुए हैं अध्याय 2। अब अध्याय 2 में से हम देख रहे हैं कि अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक का आना है वो यहाँ से हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? ये क्वेश्चन बहुत चलता है, आप इसे पहले से भी जानते हैं। यहाँ से इसका उत्तर देख लें, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? तो यहाँ से भी आप इसका आंसर देख पाएंगे, मिल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्तारोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? इसे क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन के नाम से चलता है। क्वेश्चन, धावन सोडा या धोने के सोडे का, बेकिंग सोडे का, दो इनके उपयोग लिखना है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछे चुके हैं तो मोस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, इन्हें आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। इनके आंसर आपको यही, आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये बेकिंग सोडा के उपयोग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? आप उत्तर दीजिए, यहाँ से इसका उत्तर लिख देंगे, ठीक है ना। और पीएच मान घट जाएगा क्योंकि वह क्षारीय हो जाती है। दही बन जाने पर दूध का पीएच मान घट जाएगा क्योंकि दही बन जाता है, दही में अम्ल होता है इसलिए वह अम्लीय हो जाता है, थोड़ा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द के समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर पहले शब्द के समीकरण लिखना है, ये देखिए उत्तर यहाँ से दिया है, नोट करेंगे। यहाँ से आप इनके उत्तर को नोट कर सकते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये समीकरण यहाँ पर दिया है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मैग्नीशियम की पट्टी के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ से आंसर लिखेंगे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखेंगे। डी वाला, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप लिख देंगे। ठीक, यहाँ आप देखेंगे बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म कर के कैसे अंतर करेंगे। तो बेकिंग पाउडर धावन सोडा को गर्म करके क्या अंतर करेंगे, कैसे अंतर कर पाएंगे, वो आप आंसर यहाँ से लिखेंगे। और ये एक मोस्ट क्वेश्चन के रूप में जाना जा रहा है इस वर्ष में, तो मोस्ट क्वेश्चन के रूप में ही चल रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल से आप क्या समझते हैं? इनमें से कौन प्रबल कौन दुर्बल छांटिए, तुझे आपको छांटना है। ठीक, और क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, समझाइए क्यों सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन उदासीन है परंतु सोडियम कार्बोनेट जलीय विलयन क्षारीय होता है? ये समझाना है आपको, आप इसे बता सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की क्लोर एल्कली विधि का वर्णन कीजिए। क्लोर एल्कली विधि की अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक, आप यहाँ से इसका उत्तर लिख सकते हैं। देखिए समीकरण सही दिया है तो आप इसका समीकरण भी यहाँ से लिखेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से देखिए, आप ये दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताते हुए इनके रासायनिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताते हुए इनका रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सूत्र बताते हुए रासायनिक नाम बताते हुए रासायनिक सूत्र लिखिए, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए थी। ठीक, डाउटफुल क्वेश्चन है इसलिए आप इसे देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम लिखते हुए इसका रासायनिक सूत्र लिखिए, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। यहाँ देखेंगे अध्याय 3 की बात चल रही है, तो अध्याय 3 से यहाँ पर आपको कोई भी ओटी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, विकल्प नहीं मिलेगा, केवल और केवल यहाँ क्लियर लिखा गया है कि 5 अंक का एक क्वेश्चन आना है, वो भी आपको इस पार्ट से ही तैयार करना है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए और इन्हीं क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन निकल कर आएगा, इसीलिए आप इन्हीं प्रश्नों को तैयार करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, धातु अधातु के भौतिक गुणों में अंतर स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन दिया गया है। वो भी दिया है कि कौन कौन से गुणों में अंतर स्पष्ट करना है। एक तो धात्विक चमक, कठोरता, आघातवादिता, चालकता
एवं ध्वनिकता के आधार पर आपको अंतर बताना है। ये 5 बिंदु उन्होंने दिए, इन्हीं के बारे में आपको अंतर लिखना है। अदर बिंदुओं पर अंतर मान्य नहीं होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए आप इन्हीं बिंदुओं पर अंतर लिखेंगे। यहाँ से आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने यहाँ दिखा दिया है, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देख पा रहे होंगे, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म लिखिए। ठीक, तो मैंने पिछली वीडियो में जो आपको एक 10th क्लास की इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो अपलोड की है, जिसमें 52 क्वेश्चन दिए, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन इसमें आए हैं, आप देख रहे होंगे। तो वो वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जो 52 क्वेश्चन है, ठीक, वो इसमें भी सम्मिलित किए गए हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन आना है लगभग। ठीक, तो यहाँ देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुण लिखी, तो धातुओं की यहाँ रासायनिक गुण आप यहाँ से लिख पाएंगे। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे शेष रासायनिक गुणों के। धातुओं की जल से क्रिया, ये इसमें और भी रासायनिक गुण सम्मिलित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखा गया है सक्रियता श्रेणी को समझाइए। तो आपको सक्रियता श्रेणी को समझाना है, तो ठीक है, इस आधार पर आप सक्रियता श्रेणी को समझा दीजिए। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। फिलहाल तो परिभाषा लिखने के लिए आती है, पूरी श्रेणी समझाने के लिए नहीं आना है, तो आप केवल श्रेणी की परिभाषा ध्यान रखें और कोई 2 उदाहरण ध्यान रखें, सबसे तेज अभिक्रियाशील धातु और सबसे कम क्रियाशील धातु। ठीक, ऐसा आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक ये क्वेश्चन भी ट्रेंड में है, ये आने की संभावना बता रहा है, व्यक्त कर रहा है कि आयनिक यौगिकों के गुण लिखिए। तो इनके यौगिकों के गुण आप यहाँ से नोट कर लें। इसके बाद धातुओं के अधातुओं के उपयोग लिखिए। सॉरी, ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको नीचे मिलेगा। देखिए यहाँ दिया गया अधातुओं के उपयोग लिखिए, तो अधातुओं के उपयोग आप यहाँ से लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है रासायनिक गुण के आधार पर धातु अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर ये अधातु में अंतर स्पष्ट करना है, एक तरफ धातुएं लिखी, दूसरी तरफ अधातु लिखी हैं, इनमें आपको रासायनिक गुण के आधार पर अंतर देना है। यहाँ से इस क्वेश्चन को आप आंसर को आप पोस्ट करके नोट कर लें। आपके पास यदि बड़ा क्वेश्चन लिखा है तो आप ये छोटा सा क्वेश्चन का आंसर है, छोटा सा आंसर है, आप इसे यहाँ से नोट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो परीक्षा की दृष्टि से इस वर्ष, क्योंकि 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर इस परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, या तो रासायनिक गुण आ जाएंगे या भौतिक गुण आ जाएंगे। और इस पार्ट में से फिर आपका बस ये 2 क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं तो आप फायदे का काम करेंगे। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन दिया गया है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर 2 उभयधर्मी ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, इनके यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है, कारण बताइए। कारण बताइए, प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? इसका कारण बताना है। तो कारण सिंपल है, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन में दिया गया है, सोडियम पोटेशियम लिथियम के तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? तो इनमें से कोई एक का नाम भी आपको दे दे तो आपको उत्तर एक जैसा ही लिखना है, अलग अलग नहीं लिखने की आवश्यकता। यहाँ से आप क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। एल्यूमिनियम की सक्रियता घटती जाती है, इसको HNO3 में डुबाया जाता है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन तथा सोडियम तथा मैग्नीशियम के ऑक्साइड को अपचयित नहीं कर सकता। ठीक, सोडियम क्लोराइड NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का चालक नहीं सुचालक नहीं होता, जबकि गलत अवस्था में होता है। आयरन की अस्तुएं अर्थात धातुएं अस्तुएं बोला उन्होंने यशीकृत की जाती हैं, अर्थात उन पर विद्युत लेपन किया जाता है। अस्तुएं जैसे कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एवं मैग्नीशियम कभी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, क्यों? इनके कारण भी स्पष्ट करना है। इन सब के उत्तर आप यहाँ से दे सकते हैं, इन सब के उत्तर यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ये दिए गए हैं। ठीक है, पहले का, यहाँ पर दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, और यहाँ पे 5वें का दिया गया है। मैं थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको इसका उत्तर मिल जाए। तो यहाँ से आप 5वें क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद आपके अध्याय 5 आपको मिलेगा, तो 5 अध्याय से आपको देखिए क्या आना है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अध्याय 5 से देखिए तत्वों का आवर्त वर्गीकरण दिया गया है। इस अध्याय में एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आना है, 2 अंक का आना और एक 3 अंक का प्रश्न आना है, अर्थात इस प्रकार से 6 अंक के टोटल क्वेश्चन आना है। तो यहाँ से हम इन्हें देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए देखते हैं सबसे पहले, मैडलिब के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम। तो यहाँ बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में उन्होंने व्यवस्थित किया था, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है? इसमें 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, ये कॉलम इसमें सत्य है। ठीक ना। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक आवर्त तालिका में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 वाले
तत्व की क्या स्थिति होगी, अर्थात ये तत्व वास्तव में 18वें समूह का है, क्योंकि वायतन कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया है, सभी रासायनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संबंधित है 14वें समूह से संबंधित है। ठीक, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है, सबसे ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन इनमें से फास्फोरस ही रखता है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। मौसले की आवर्त सारणी पर आधारित है परमाणु क्रमांक पर, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन है, फ्लूओरीन के नाम से जाना जाता है, फ्लोरीन लिखा है इन्होंने। ठीक है ना, और समूह 17 के तत्व भी कहलाते हैं हेलोजन। अष्टक का नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने दिया है, तो आप यहाँ से इसका आंसर ध्यान रखेंगे। मैं आपको केवल क्वेश्चन ही बताऊंगा, आंसर बताने में मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप आंसर खुद देखेंगे यहाँ से। तत्वों की त्रिक व्यवस्था किसने की, डोबेराइनर ने। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है, 18। एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, क्षार। ये मेडली द्वारा कितने आवर्त में वर्गीकृत किया गया, यहाँ पर देखेंगे 63। और यहाँ पर एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 है, तत्व का नाम क्या है, क्लोरीन होगा, तत्व का नाम क्लोरीन होगा। यहाँ देखेंगे सही जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ी आप यहाँ से बनाएंगे, दिया है तो यहाँ से आप सही जोड़ी बना दीजिए। सत्य असत्य चुनिए, अक्रिय गैसों के सभी कोष पूर्णतः भरे होते हैं, ये सत्य बात है, तो आप इसका यहाँ से सत्य लगा देंगे। इसके बाद है जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं परमाणु का आकार बढ़ता है, ये भी सत्य है। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है, ये असत्य है। और ठीक ना, और कार्बन तत्व कुल 2-4 कोष संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, सत्य है। और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 39 पिकोमीटर है, तो ये असत्य है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आप नोट कर पाएंगे। 2 अंक के जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं हम। तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति संबंध। ठीक है, इसके बाद किस तत्व में 2 कोष होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन पूरित होंगे, किस तत्व में इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसा हुआ, किस तत्व में कुल 3 कोष हैं और संयुक्त कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनके आंसर आपको फाइंड आउट करना है, नीचे दिए गए हैं आंसर, वहीं से आपको इनके आंसर लिखना है। ये देखिए आपको यहाँ मिल जाएंगे, मैंने स्क्रॉल आउट कर दिया है। जैसे यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे आप आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं, तो कौन सी तत्व धातु हैं वो यहाँ से लिखेंगे, पहले 10 तत्व में से कौन सी 2 धातुएं हैं वो आपको नोटिस करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम। यहाँ लिखा गया है डोबेराइनर के वर्गीकरण की सीमा लिखिए, न्यूलैंड के अष्टक नियम लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है, इनके आंसर यहाँ आपको मिलेंगे, आप वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मैडलिप ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है मैडलिप ने अपनी आवर्त सारणी की कमियां बताई। मैडलिप की आवर्त सारणी की कमियां भी यहाँ पर दी गई हैं, तो आप वो यहाँ से लिखेंगे। स्क्रॉल अब कर रहा हूं तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। अब हम यहाँ 3 अंक के क्वेश्चन देखेंगे। 3 अंक के क्वेश्चन में आपको मिलेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। एक तत्व की आवर्त तालिका की तृतीय आवर्त समूह की द्वितीय का तत्व है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, तो उस तत्व की पहचान कीजिए, उस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। जब यह तत्व धातु की उपस्थिति में जलता है तो उस समय होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये तत्व वास्तव में मैग्नीशियम है और इसके बारे में पूरी घटना आपको लिखना है, जो यहाँ पर दी है। देखिए सी क्वेश्चन तक के पूरे यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ से आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे आप, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 है और इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी, तो आप यहाँ पर देखेंगे फ्लोरीन के साथ में इसकी समानता होगी। उत्तर यहाँ से नोट करेंगे। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए, मतलब उस ग्रुप के 2 तत्वों के नाम लिखना है, ये नाम दिए गए हैं, यहाँ से आप देख लेंगे। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्न तत्वों में जिनके इलेक्ट्रॉन विन्यास नीचे दिए गए हैं धातु तत्वों की पहचान करके इनके नाम लिखिए, तो यहाँ से आपको इनके नाम लिखना है। धातु तत्व की पहचान करके देखिए, तो यहाँ से आप नाम लिख देंगे। पहला जो मैग्नीशियम है, 11 नंबर वाला सोडियम है और 3 नंबर वाला ये लिथियम है। ठीक है, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक के आधार पर आपको इनके नाम दिए गए, तो वहाँ से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गया है, इनके नाम बताइए। 3 तत्वों की, यहाँ से इसको रद्द कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको दिखेगा, उत्तर भी आपके उनके देख पाएंगे। इनके नाम बताइए। 3 तत्व जिनके सबसे भारी कोष में
एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन वाले हैं सभी, जिनकी भाषण कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। 2 तत्व जिनके सबसे भारी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम। यहाँ 3 तत्व जिनका भारी कोश पूर्ण है, हीलियम, नियोन, आर्गन यहाँ पर लिखना है, क्रिप्टॉन भी है। तो आप 3 दिए हैं तो 3 ही, आप 3 पूछे हैं तो 3 ही लिखेंगे। अध्याय 6 जैव प्रक्रम। यहाँ से देखेंगे इस पाठ से सही जोड़ी मिलाइए तथा 3 अंक का एक प्रश्न आना है। तो सही जोड़ी मिलाइए, 3 अंक का प्रश्न आना है। तो यहाँ पर देखिए सही जोड़ी मिलाइए तथा 3 अंक, यहाँ पर अपन देख लेते हैं। एक तो क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर नोट करेंगे हम। बसा का बसी अम्ल में परिवर्तन या परिवर्तित करता है, तो लाइपेज करता है। श्वसन वास्तव में यहाँ देख पाए, तो श्वसन वास्तव में यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर लिखा है श्वसन है। तो श्वसन क्या है, यहाँ पर एक उपचयन दिया गया है, एक अपचयन दिया गया है, परिसंचरण, उत्सर्जन। तो यहाँ पर जो अपचयन दिया है वो गलत छपा हुआ है, आप ध्यान रखना। श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो यहाँ से आप इसे उपचयन पर टिक करेंगे, तो उपचयन इसमें लगा देंगे, ठीक ना। और स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए, तो यहाँ पर आपको दिए गया है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आप यहाँ पे आंसर छाटेंगे। इसमें आंसर आपको नहीं दिए हैं, यदि आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे लिखें। स्वपोषी पोषण के लिए जरूरी है, तो इसमें जल, प्रकाश, संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश सभी जरूरी है स्वपोषी पोषण के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? पौधे की पत्ती वाले भाग में होती है। तो यहाँ से आपके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ देखिए हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटाने में कौन रोकता है? तो हृदय के बाल्ब इसे रोकते हैं। मनुष्य के वृक्क में एक तंत्र का भाग है जो वास्तव में, यहाँ देखिए वृक्क एक तंत्र का भाग है, तो ये उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। इनके क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए गए हैं, तो ये आंसर आप यहाँ से नोट कर लें, जो मैंने टिक लगा दिए हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है सही जोड़ी मिलाइए, तो आप इसी सही जोड़ी को मिला दें। पित्तरस है, पित्तरस को पित्ताशय से मिला दें। ट्रिप्सिन है, तो ट्रिप्सिन को आप यहाँ प्रोटीन से मिला दें। यकृत है, तो यकृत को आप मिला दें, यूरिया का निर्माण करता है। लाइपेज है, तो लाइपेज करता है वसा का पाचन, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ से आप लाइपेज एंजाइम सीक्रेट होता है, लाइपेज एंजाइम या सीक्रेट बसा, लाइपेज करता है वसा का पाचन, और इंसुलिन एंजाइम सीक्रेट होता है अग्नाशय से। ये 5वां पहले से आप मिलाइए। यहाँ पर नीचे सही जोड़ी दी है, आप उसे भी देख लें और वहां से भी आप इसका मिलान कर सकते हैं। एक और जोड़ी यहाँ पर आपको मिलाने के लिए दी गई है, तो जोड़ी को मैच करने के लिए स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण पाया जाता है पौधों में। यहाँ से देखिए विषम पोषी पोषण, तो विषम पोषी पोषण में आप देखिए दूसरे नंबर पे आप हिरण को रख सकते हैं। परजीवी पोषण आप जौ को रख सकते हैं। भोजन का स्थानांतरण आप फ्लोएम में कर सकते हैं। पित्त होता है यकृत से संबंधित होगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है, इसको उत्तर दिया है साथ में। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पादप में फ्लोएम के लिए उत्तरदायी है जल, भोजन संवहन, फ्लोएम उत्तरदायी है। वृक्क द्वारा उत्सर्जित पदार्थ मूत्र कहलाता है। ज्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण करके रूप में, अर्थात नाइट्रेट्स के रूप में करते हैं। पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन मिलने वाला एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। और शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम बताइए, तो एनर्जी करेंसी जो होती है वो एटीपी के नाम से जानी जाती है। यहाँ देखेंगे 10वां क्वेश्चन है, वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल। सत्य सत्य को छांटिए। यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, ये सत्य घटना है, ठीक। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सत्य सत्य में दिया गया है, धमनी की दीवार स्रावों से पतली होती है, असत्य है ये क्वेश्चन। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है, क्वेश्चन सत्य है, ठीक है ना। और क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर उंगली के समान प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें धीरग्रोम कहते हैं, सत्य है। माइक्रोबलाई भी नहीं कहा जाता है। और भोजन का शोषण करते हैं जी। स्वपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थ का अंतःग्रहण होता है, असत्य है, ठीक है। क्वेश्चन 3 अंक के क्वेश्चन चलेंगे लघुत्तरीय प्रश्न में। तो भोजन के पाचन में लार की भूमिका स्पष्ट करना है। जाइलम फ्लोएम में पदार्थों के वहन में अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ से आप क्वेश्चन के आंसर लिख देंगे, यहीं पे इनके आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन कौन सी है? लिखना। वृक्कणु की रचना कार्यविधि का वर्णन कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन के रूप में जाना जाता है, ये फिर आने की संभावना है इस चैप्टर से, तो आप इसे नोट कर लें और यहाँ पर इस क्वेश्चन को याद कर लें। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जब वीडियो रोक कर भी आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक।
यहाँ देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, 5वें नंबर पे क्वेश्चन दिया, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि समझाइए। यहाँ इसका आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, घटकों के कार्य लिखिए, मतलब रुधिर परिवहन तंत्र के घटक। यहाँ पर इनके घटक के नाम दिए गए हैं, यहाँ से इनके नाम लिख देंगे, ठीक ना। और इनके कार्य नीचे दिए गए हैं, तो यहाँ से इनके कार्य भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप इनके कार्य भी लिख देंगे, रक्त के, हृदय के और रुधिर वाहिकाओं के कार्य। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, एंजाइम क्या कार्य करते हैं। और 8वें नंबर पर दिया हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक, यहाँ से इनके आंसर भी आप देंगे, यहाँ से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैं इसको अब कर रहा हूँ इसे, क्योंकि ये यहाँ से देखेंगे ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सुपर मोस्ट क्वेश्चन है, और इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ठीक है, वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए, ऑक्सीश्वसन तथा नॉक्सीश्वसन में अंतर लिखिए। इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है परीक्षा में, इसलिए आप ध्यान रखें, इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से आप कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ देख पाएंगे, श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। बहुत बार चलता है ये क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण क्या, समीकरण सहित लिखिए। ये क्वेश्चन आने की संभावना है, आप इसे तैयार भी करेंगे। उत्सर्जन का महत्व लिखिए, तो यहाँ से आप उत्सर्जन का महत्व लिखेंगे। ठीक है, मैं इसको नोट कर रहा हूँ ताकि आप इसका पूरा आंसर देख सकें। ठीक है, यहाँ से आप इसका आंसर भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से देखेंगे आप, अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से आप लिख देंगे, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन कैसे होता है, वर्णन कीजिए। बड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन शॉर्ट तरीके से इनका आंसर इसमें दिया गया है, आप यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। ये 150 शब्दों के हिसाब से, ठीक है। ये क्वेश्चन और 5 नंबर में क्वेश्चन आने की दम भी रखता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लें। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, यहाँ पर दिया गया है, पौधों के लिए वातकोत्सर्जन क्यों आवश्यक है, इसका महत्व देना है। धमनी और स्राव में अंतर, एक ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन के रूप में है। इस चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन के रूप में देखे जा रहे हैं। एक तो वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर और धमनी और स्राव में अंतर। यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में उभर कर आए हैं। यहाँ देखेंगे अध्याय 8 में हम देख रहे हैं, अध्याय 8, इस पाठ से 2 अंक का एक प्रश्न आना है। एक अंक के 2 प्रश्न हैं, सॉरी एक 2 अंक का प्रश्न तथा एक 5 अंक का प्रश्न आना है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 5 अंक का प्रश्न, अर्थात इससे ओटी क्वेश्चन नहीं आना है। तो पहला दूसरे अंक का क्वेश्चन, लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ये क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, तो आप यहाँ से इसे नोट। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मादा प्रजनन तंत्र के फ्लोपियन नलिकाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, अमीबा में द्विविखंडन को समझाइए। तो यहाँ से अमीबा में द्विविखंडन को समझाना है। लैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन क्यों, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। तो यहाँ से आपको इनके महत्व लाभ बताना है, तो आप यहाँ से इनके लाभ। क्वेश्चन नंबर 5, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण का पोषण किस प्रकार से होता है, आंसर दिया गया है, यहीं से नोट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, यह आंसर यहीं पे मिल जाएगा आपको, यहाँ तक इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ब्रायोफिल्म की पत्ती द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है, समझाइए। चित्र बनाकर समझाया गया है, तो आप यहाँ से इसे बनाकर समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रा में अलैंगिक मुकुलन की प्रक्रिया 3 चरणों के सही क्रम में दर्शाने का आरेख खींचिए। सही क्रम में दर्शाने का आरेख खींचा गया है, तो इस चित्र को आप यहाँ से बना सकते हैं, बहुत ही मोस्ट है, खास है, और मेरे मोस्ट क्वेश्चनों में भी ये चित्र शामिल है, ये क्वेश्चन शामिल है, आप वहाँ से भी इसे तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लेनेरिया पुनरुद्भवन की प्रक्रिया को चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है, उसका आंसर भी यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए उस संरचना का नाम बताइए जिसके द्वारा गर्भस्थ को अपनी माँ से जुड़ा रहता है, उसके कार्य लिखिए। तो ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा के हमको कार्य देना है, तो कार्य भी आपको इसमें बताना है, नाम बताने के साथ साथ प्लासेंटा के और कार्य भी बताना है। इसके बाद 5 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर देख लेना, तो परागकणों का अंकुरण दर्शाने के लिए स्त्री केसर के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये एक अलग ही नामांकित चित्र है, इसकी आपको नामांकित चित्र बनाना आना चाहिए, ये सारी चीज आपको शो करना आना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ से आप मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बना लेंगे। ठीक, इसके बाद हम ऊपर की ओर चलते, नीचे की ओर चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए नाम भी लिखे हैं, उनके कार्य यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3,
पुष्प की अनुपस्थित अनुधेरी काट का नामांकित चित्र बनाइए, तो यहाँ से आप बना देंगे एक उभयलिंगी चित्र। उभयलिंगी पुष्टि बनाना तो भी यही है, ध्यान ना भूलें आप, किसी प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाए तो आंसर तो यही है पुष्प चित्र का। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित के कार्य लिखिए, तो इनके एक एक कार्य आपको देना है। प्रश्न अंडाशय, शुक्रवाहिका और पुंकेसर के। क्वेश्चन नंबर अगला है डीएनए की, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, लैंगिक जनन में डीएनए की क्या भूमिका है। क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ से आप लिख लेंगे। क्वेश्चन है परागण एवं निषेचन में अंतर लिखिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मोस्ट क्वेश्चन है इन सब की अपेक्षा, इस चैप्टर से ये मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप इसे तैयार कर लें। इसके बाद परपरागण, परागण क्या है, कितने प्रकार का होता है, अंतर कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जैसे अब भी मैंने जस्ट बताया था उसके जैसा ही ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन ये इसमें बहुत मोस्ट क्वेश्चन है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो आप ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लें, ले सकते हैं और वीडियो को रोक कर आप इसे लिख भी सकते हैं। अध्याय 9 से देख लेते हैं। अध्याय 9 में यहाँ पर लिखा गया है कि इस अध्याय से एक वस्तुनिष्ठ, एक 2 अंक का और एक 5 अंक का प्रश्न आना है। तो यहाँ से हम इन प्रश्नों के उत्तर, इन मोस्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे कौन कौन से दिए गए हैं। यहाँ पर है अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र की तरह उत्तरदायी होता है, तो XY है, ठीक है। और निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल अप कर रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ से ऊपर चलेंगे हम स्क्रीन पर, तो इसमें मिल जाएगा डायबिटीज। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 गुणसूत्र, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल अप करने पर हमें मिलेगा मेंडल किस पौधे पर प्रयोग की, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए, तो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, यहाँ से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर पर, मटर के एक शुद्ध लंबे टी और शुद्ध बौने टी स्मॉल टी में संकरण कराया, तो टैप्टिव पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधों का अनुपात क्या था, तो 3:1 अनुपात इनका प्राप्त हुआ था, तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आया है, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवांशिक कहलाते हैं। एक अनुवांशिक इकाई है जीन, अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय करते हैं, 2 सूत्री विभाजन या क्रॉसिंग ओवर के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन के नाम से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन विकल्प में मोस्ट हो सकता है, खाली स्थान में मोस्ट रूप में ये क्वेश्चन शामिल हो सकता है। मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किया और सभी जीवों का शरीर खाली स्थान कोशिकाओं का बना होता है। मानव में लिंग गुणसूत्र 23 व जोड़ा या XY गुणसूत्र होते हैं। अनुवांशिक युग प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल ने अनुवांशिकता के लक्षणों का भाग का नाम दिया है फैक्टर। यहाँ से आप इनके आंसर लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, जीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम मेंडल और अनुवांशिकी के जनक का नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, एक उभयलिंगी जीव का नाम बताइए, तो केंचुआ इसमें उभयलिंगी जीव है। सही जोड़ी बनाने के लिए दी गई, इसे आप सही जोड़ी को मिला दें, ठीक है। यहाँ पर नीचे इनका उत्तर भी दिया गया है, तो उसे देखकर आप इसे आसानी से मिला सकते हैं। यदि फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप पूछ लें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख दें कि अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिए हैं 2 अंक की, तो यहाँ पर देख लेंगे। एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों, तो यहाँ पर देखिए बाघों की संख्या में अनुवांशिकता की कमी की दृष्टिकोण से चिंता का विषय है, क्यों। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूँ मैं, तो किस प्रकार के जनन की भिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं, ये क्वेश्चन आने की कम संभावनाएं होती हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। गुणसूत्र क्या है, इसके कार्य लिखिए, जो क्वेश्चन आ सकता है। मेंडल के नियमों के महत्व बताइए, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। इस चैप्टर से ये 5 अंक का क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए, तो 5 अंक में ये क्वेश्चन दे रहा है, तो बहुत अच्छा है। आप चित्र बनाकर इसे समझाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसे चित्र बनाकर अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए तीर के निशान यहाँ पर आप लगा देंगे, तो यहाँ संकलन होने के बाद ये संतति उत्पन्न हो रही है F1 पीढ़ी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए, तो मेंडल के पृथक्करण के नियम को आपको समझाना, इसका उत्तर यही दिया गया है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन दिया गया है जीन के प्रमुख 5 कार्य लिखिए, तो आप जीन के प्रमुख 5 कार्य यहाँ से लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, समझाइए, तो यहाँ पर दिया गया है इसका उत्तर देखिए, और इसे आप रेखा चित्र की सहायता से भी समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5वें नंबर पर,
तो इसमें लिखा गया है लिंग निर्धारण में बाह्य गुणसूत्र की भूमिका क्या होती है, तो समझाइए। तो यहाँ से वो क्वेश्चन लिंग निर्धारण का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, दोनों में से एक क्वेश्चन परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। अगला क्वेश्चन है संतति में नर तथा मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान के बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिए गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया गया, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्यों किया गया, तो इसके आंसर दिए गए हैं यहाँ पर। फिर मटर के पौधे का वार्षिक अल्पकालिक जीवन चक्र होता है, इसमें इसे आसानी से सर्वत्र उगाया सकता है, मटर का पौधा द्विलिंगी है, यह स्वप्रगत होता है, मटर के पौधे में विपर्यायी गुण पाए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पहले भी याद है, तो आप इसे फिर से नोट कर लें यदि आपके पास ऐसा नहीं लिखा है तो। अध्याय 10 हम यहाँ से देखेंगे। अध्याय 10 में बताया गया एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर शामिल है, वस्तुनिष्ठ एक अंक का प्रश्न शामिल है, तो यहाँ से देख लेते हैं। अध्याय 10 में निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है, तो मिट्टी यहाँ पर है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, वस्तु दर्पण ध्रुव के बीच तथा फोकस के बीच में होना चाहिए, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होना चाहिए, तब ऐसे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा और सीधा। अगला यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा क्वेश्चन यह दिया गया है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, आप यहाँ से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं, दर्पण की पहचान कर सकते हैं, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी यहाँ पर बताया 50 सेंटीमीटर, और आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, प्रतिबिंब की वास्तविकता को दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बना हुआ है। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विकल्प के रूप में समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, जो अभी हमने देखा था, फिर से रिपीट हुआ है। किसी दर्पण में चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आप, उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है तो या तो समतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, ठीक। इसके बाद खाली स्थान यहाँ पर दिए गए हैं, खाली स्थान देख लेते हैं, एक अंक के खाली स्थान इसमें आने की संभावना है। गोली दर्पण में फोकस दूरी की तुलना में वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। इसके बाद दिया गया है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो वह वास्तव में अभिलंबे से दूर हट जाती है, ठीक। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मैं प्रतिबिंब वस्तु से छोटा उल्टा बनता है, तो अवतल दर्पण में ऐसा होता है। चौथा क्वेश्चन है वाहनों के पीछे की दृश्य देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवें क्वेश्चन में लिखा है लेंस सदैव छोटा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा लेंस बनाता है, तो अवतल लेंस ऐसा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन का नियम है, ठीक। दो माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, तो ये कहलाता है अपवर्तनांक। वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं, वस्तुओं को हम केवल प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। यहाँ देखिए न्यूटन ने प्रकाश से बना हुआ माना है कणिका को, ये न्यूटन ने प्रकाश कणिका से बना हुआ माना है। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, यहाँ पर इसका उत्तर यह मिल जाएगा आपको। रेगिस्तान मारिका का किस कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है, आप दर्पण का सूत्र लिखिए, तो दर्पण का सूत्र आप यहाँ लिखेंगे, ये उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ देखेंगे एक आपतित प्रकाश किरण समतल दर्पण 30 आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान भी 30 होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जोड़ी दी है तो सही जोड़ी आपको मिलाना है, यहाँ से आप इसे मिला लेंगे, ठीक। यहाँ देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न दिए हैं 2 अंक के, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार बताइए, तो 2 प्रकार के गोलीय दर्पण आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख पाएंगे अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, तो मुख्य फोकस की परिभाषा यहाँ से आप मुख्य फोकस की परिभाषा लिख सकते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ से आप इसका आंसर हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। उस कथन का अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है, ठीक।
लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र लिखिए। तो ये यहाँ से आप सूत्र भी लिख पाएंगे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता एक डायरेक्टर को परिभाषित कीजिए, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन के नाम से है। तो आप बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोनों मिलकर सब कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता एक डायरेक्टर होती है, और ये क्वेश्चन परीक्षा में ज्यादा आने की संभावना है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है? ये अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो देखिए अगला है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 1 है, इसका अर्थ क्या होगा? धनात्मक चिन्ह के दर्शाएगा, अर्थात प्रतिबिंब वास्तव में सीधा है और आभासी है, ये दर्शाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है लघुत्तरीय प्रश्न में 4 अंक के क्वेश्चन दिए हैं। प्रकाश के परावर्तन क्या क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। यहाँ से इसका क्षेत्र बना लेंगे आप, और यहाँ पर इसके ये 2 नियम दिए गए हैं, आप दोनों नियम यहाँ से लिख देंगे। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन किसे कहते हैं और चित्र सहित व्याख्या कीजिए, इसके नियम लिखिए। तो यहाँ से आप चित्र बनाना है, ये क्वेश्चन दिया गया है, चित्र यहाँ से मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर आपको परावर्तन के ये दोनों नियम मिल जाएंगे, यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन दिया है अगला, समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो 4 विशेषताएं समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की, यहाँ से आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, को परिभाषित कीजिए। दर्पण के ध्रुव को परिभाषित करना है, वक्रता केंद्र को परिभाषित करना है, लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित करना है, प्रकाश के केंद्र को परिभाषित करना है। इस सब के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ से आप इनके आंसर लिख देंगे, यहाँ से आपको इनके उत्तर मिल ही जाएंगे। क्वेश्चन है, कोई 5वें नंबर का, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पर इसे आप समीकरण की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं सूत्र को। क्वेश्चन ज़्यादा विशेष में मोस्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, उन्होंने दिया है। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देख पाएंगे आप, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं, जैसे मैंने एक वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी वाला क्वेश्चन बताया था। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायप्टर है। यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं और इसे स्क्रीनशॉट भी से ले लें। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन यहाँ से हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब को सचित्र समझाइए। क्वेश्चन मोस्ट है, और तो आप इसे सचित्र स्थिति समझाना है। विभिन्न, जब वस्तु अनंत पर हो, शिखर हो, ये क्वेश्चन आप, क्वेश्चन के आंसर आपको किताब में भी मिल जाएंगे, और यहाँ भी इसके आंसर दिए गए हैं, यहाँ से भी आप चित्र बनाकर इनके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ये पहली स्थिति में है जब बिंदु, ये देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, उसका आंसर है यहाँ पर दिया गया है। जब वस्तु सी पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर हो, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा, जो इसका आंसर सी नंबर। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। दी गई है कि जब वस्तु एफ पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए अनंत पर बनता है, और यहाँ पर इसका आंसर भी क्लियर स्पष्ट किया गया है, ये देखिए। क्वेश्चन अगला है, नवा वास्तविक आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसे आप तैयार कर लें। फिर इसके बाद सवाल दिया गया है, कोई अंकीय प्रश्न है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उत्तल उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी हुई है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी जगह उसी साइज का बन रहा है, तो जिस साइज का बिंब है तो लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ये आंसर क्लियर है, छोटा सा ही इसका आंसर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका आंसर। यहाँ देखेंगे आप चैप्टर 11 अध्याय 11 मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ही दिया गया, पहले यहाँ पर से आना है। तो यहाँ पर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए, इंद्रधनुष बनने का कारण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण है,
प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को किसे कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रकाश या आकाश के नीले रंग का कारण बताइए। प्रकाश का प्रकीर्णन रहेगा। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देता है, का प्रकाश का प्रकीर्णन है। यहाँ से आप इन्हें नोट करेंगे। प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाएगा। यहाँ से आप नोट कर लेंगे। वर्ण विक्षेपण क्या है, तो प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण होता है, तो प्रिज्म से होता है। प्रिज्म द्वारा खालिस्तान रंग की प्रकाश किरणें विचलन में सर्वाधिक होता है, तो बैंगनी रंग। ठीक, जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ी आप यहाँ से बना देंगे, इससे सही मिला देंगे आप। ठीक, इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर आते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। ये लिखिए, इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप इसका उत्तर लिख देंगे। ये इसके बाद अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इनके उत्तर भी आप देंगे। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन अगला, किसी अंतरिक्षयात्री को आकाश के नीले रंग की अपेक्षा काला प्रतीत होता है, क्यों। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, मोस्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र रेखांकित कीजिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार कर लें। ठीक, ये क्वेश्चन प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के विचलन को चित्र द्वारा समझाएगी। बहुत ही सुपर मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसे तैयार करेंगे और नामांकित चित्र बनाना सीखेंगे। ये क्वेश्चन परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है इस चैप्टर से। द मोस्ट क्वेश्चन और एनुअल बोर्ड एग्जाम या एमपी बोर्ड एग्जाम जिसे आप कहिए, आईएमपी। यहाँ से देख पाएंगे अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, ये क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद अध्याय 12 से हम देखेंगे। अध्याय 12 में से वस्तुनिष्ठ का प्रश्न आना, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक अमीटर परिपथ से सदा कैसे संयोजित होता है, तो श्रेणी क्रम में संयुक्त होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो ओम है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो यहाँ से आप इसे आंसर को नोट करेंगे। एक अश्व शक्ति में 746 वाट इसमें बताया गया है। विभवांतर का मापन यंत्र कहलाता है वोल्ट मीटर, इसका मापन यंत्र है। वोल्ट मीटर की सहायता से इसे मापा जाता है विभवांतर को। इसके बाद क्वेश्चन है 5वें नंबर पर, तो प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बार बराबर भागों में काटा जाता है। टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर स्टार है, तो आर बटे आर स्टार का अनुपात का मान होगा 25। तो यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो ये है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करने वाला पद। यदि क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। इनमें जो भी आंसर दिए गए हैं कहीं कहीं पर हो सकता है गलत आंसर भी दिए हैं, मैं फिर भी देख रहा हूँ, और यदि मेरी निगाह नहीं जा पाती है तो आप उसमें मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दें, आपका आंसर मिल जाएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, विकल्प को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, खाली स्थान को। इसके बाद 2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। अभी इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं आगे चल रहा हूँ। 3 क्वेश्चन यहाँ भी सम्मिलित हैं, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, यहाँ से आप, क्योंकि समय वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए। यहाँ से देखेंगे 7वां क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद 3 अंक के क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। 3 अंक के क्वेश्चन देख लेंगे आप। ये पहला क्वेश्चन 3 अंक के सवाल वाले क्वेश्चन है। ये मोस्ट क्वेश्चन के रूप में जाने जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें, सीख लें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 यहाँ पर दिया गया है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया जा रहा है, ये सब मोस्ट क्वेश्चन के रूप में है। ठीक, यहाँ से आप तैयार कर लें। तीसरे का बा क्वेश्चन है, और फिर चौथे नंबर का क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन जूल तापन नियम। 6वां क्वेश्चन इसमें मोस्ट क्वेश्चन है, जूल तापन नियम वाला, तो यह आप तैयार करेंगे। इसके बाद पहले नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। चालक के तार को प्रतिरोध प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, इनके कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ से आप विद्युत धारा किसे कहते हैं, 2 अंक का क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद 3 अंक के क्वेश्चन में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोजन का कुल प्रतिरोध व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो व्यंजक को ज्ञात करना है। यहाँ से आप व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन अगला है चौथा, 3 प्रतिरोधों के समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में संयोजन में जोड़ा गया है, संयोजन के कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। यहाँ से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये देखिए, 5वां क्वेश्चन, किसी विद्युत हीटर की डोरी
क्यों उत्तप्त नहीं होती, जबकि उसका तापन अव्यव उत्तप्त हो जाता है। ठीक, यहाँ से देखेंगे आप, इसका उत्तर यहाँ से आप लिख देंगे। विद्युत हीटर की डोरी का प्रतिरोध नगण्य होता है, इसलिए वो उत्तप्त नहीं होती, जबकि उसके तापन युक्त अवयव का प्रतिरोध अधिक होने से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, उत्तप्त हो जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन, बहुत मोस्ट क्वेश्चन, आप इसे तैयार करेंगे। इसके बाद है ओम के नियम का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में इस चैप्टर से, आप ये भी तैयार करेंगे। हम अध्याय 15 में इस पार्ट से 2 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आना है और 3 अंक का एक प्रश्न आना है, तो यहाँ से देख लेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से देख लेंगे, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। किसी परितंत्र का घटक उपरोक्त सभी में आएगा। हरे पादप कोशी स्तर बनाते हैं। प्रथम कोशी स्तर सबसे बड़ा परितंत्र रहता है। महासागर परितंत्र सबसे बड़ा, तो महासागर परितंत्र सबसे बड़ा परितंत्र है, यहाँ से आप नोट कर लेंगे। एक परितंत्र में मानव सर्वहारी है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा होता है। देखिए, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीव एक ऐसी श्रृंखला जिनमें कि एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है, आहार श्रृंखला कहलाती है। एक जीवाणु, कवक जैसे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अपमार्जक, वर्षा के पानी को एकत्रित करना, उसका उपयोग करना, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। हरे पौधे उत्पादक की कैटेगरी में होंगे। एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर ऊर्जा का स्थानांतरण केवल 10% ही होता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यहाँ दी गई है सही जोड़ी। सही जोड़ी का उत्तर दिया गया है ये, यहाँ से आप इस उत्तर को मैच कर लें, सही जोड़ी को आप मिला लें, यहाँ पर ये सही जोड़ी दी गई है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। यहाँ मिलेगा आपको क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व में मनुष्य क्रियाकलापों को वातावरण का तापमान बढ़ाने की घटना क्या कहलाती है, तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। आप इसे ध्यान रखें। ठीक, खाद्य जाल किसे कहते हैं, यहाँ पर परिभाषा दी गई है। अनेक खाद्य श्रृंखला परस्पर मिलकर एक जटिल जाल बनाती है, इसे खाद्य जाल कहते हैं। और फिर क्वेश्चन, अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण, जो पदार्थ सूक्ष्म जीव घटक करते हैं उसे कहलाते हैं जैव निम्नीकृत या जैव निम्नीकरणीय, और जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों अपघटित नहीं होते वे कहलाते हैं अनिम्नीकरणीय। ठीक है, और अपशिष्ट किन्हें कहते हैं, जो उपयोग के उपरांत फेंक दिए जाते हैं, हमारे उपयोग में नहीं आते हैं, वो सब अपशिष्ट की कैटेगरी में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें दिया गया है, पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में बांटा गया है। ओजोन परत में छिद्र का सबसे कहाँ देखा गया है, अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर 3 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की कोई 3 कारण लिखिए, तो यहाँ से आप 3 कारण लिख देंगे। खाद्य श्रृंखला, मोस्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर लिखिए, एक मोस्ट क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन आने की तैयारी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से आप इसे अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। फिर ग्रीन हाउस प्रभाव इस क्वेश्चन में एक IMP क्वेश्चन के रूप में सामने आता है। ठीक, इसे आप यहाँ से नोट कर लेंगे। 5वां क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। ठीक, छठे क्वेश्चन में आप नोट करेंगे परितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका। 7वें क्वेश्चन, क्रियाकलाप वातावरण किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, परितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, नाम लिखिए। 9वां क्वेश्चन, जीवाणु अपघटक क्यों कहलाते हैं, पर्यावरण के लिए अपघटक का क्या महत्व है, समझाइए। पर्यावरण प्रदूषक क्या है, 3 अजैविक निम्नीकरणीय प्रदूषकों के नाम लिखिए। मानव के लिए क्यों हानिकारक हैं, तो उनके नाम लिखना है, तो यहाँ से आप इसका उत्तर दे देंगे। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है, क्षति को सीमित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में आ सकता है, इसे यहाँ से आप तैयार करेंगे। इसमें क्या होगा, यदि हम एक कोशिश तरह से सभी जीवों को समाप्त करते हैं। इसके बाद है अम्ल वर्षा वाला क्वेश्चन, जो दिए मोस्ट क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर बन सकता है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ से आप लिख पाएंगे, ये अम्ल वर्षा वाला क्वेश्चन है, यहाँ से इसका उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, 14वें क्वेश्चन, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक और अनिम्नीकरणीय प्रदूषक में अंतर लिखिए, तो यहाँ पर ये अंतर दिया गया है 2 अंक के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैविक निम्नीकरण की कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो आप लिखेंगे। यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो जाए तो क्या होगा, हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के आंसर आप खुद बना के भी दे सकते हैं, आपको एक बार पढ़ना है कि विकास पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। वातावरण प्रदूषक क्या है, 4
अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों के नाम लिखिए जो मानव के लिए हानिकारक हैं। तो इस प्रकार के ये आप यहाँ से इसका आंसर दे पाएंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने बनाकर लिखे हैं, ठीक, तो यहाँ से आप इन्हें तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन चैप्टर है अध्याय 4, यहाँ पर दिए गया है। अध्याय 4 यहाँ से देख लीजिए। अध्याय 4 में कुल 5 अंक का आना है। तो 1 अंक के प्रश्न यहाँ देखिए सही विकल्प दिए गए हैं। एथेन का अणु सूत्र है, तो एथेन का अणु सूत्र यहाँ पर ये दिया गया है। इसमें 7 सहसंयोजी आबंध है। पूछ रहा है कितने सहसंयोजी आबंध है। खाना बनाते समय यदि आप बर्तन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका मतलब क्या है? तो ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब ये है। तो आप यहाँ का आंसर, यहाँ से आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है अमोनिया NH3 में केवल एक, ये अमोनिया में एक अणु है NH3 में, एकल बंध है, केवल त्रिबंध है, केवल द्विबंध है, केवल एकल बंध। अमोनिया के एक अणु में NH3 में, तो यह NH3 में यहाँ देख पाओगे NH3 में तो आपको मिलेगा एकल बंध से बना हुआ है आपस में, ठीक है ना। और बैंक मस्टर फ्लोरीन का अपर रूप, यहाँ पर कार्बन का अपर रूप है ये, और कार्बन की संयोजकता होती है 4, यहाँ पे आप मिल जाएगी। इसके बाद 2 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे आप। कार्बन के गुणधर्म कौन कौन से हैं? जिनके चारों ओर कार्बन की यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है, तो वो आपको यहाँ पर 2 मुख्य रूप से गुण यहाँ पर मिलेंगे। चतुसंयुगता और संकलन का गुण इसमें पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन 2 है कार्बन और उसके यौगिकों के उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? यहाँ से आप इसके उत्तर लिख देंगे। समझाती श्रेणी का उदाहरण दीजिए, यहाँ से इसका उत्तर लिखेंगे। उदाहरण भी आप देंगे, ठीक है। निम्नलिखित के संरचना सूत्र दीजिए। मेथेन एथेन के संरचना सूत्र आपको देना है, तो यहाँ से आपको इनके संरचना सूत्र मिल जाएंगे। यहाँ से आप इनके संरचना सूत्र लिख सकते हैं। अपर रूपता से आप क्या समझते हैं? 2 अपर रूपों के नाम लिखिए, तो यहाँ से आप क्वेश्चन मोस्ट है। सहसंयोजी आबंध क्या है? यहाँ से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन मिलेंगे आपको अध्याय 13 से। तो अध्याय 13 में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर पहले दिए हैं, यहाँ से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेंगे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रतिपादक कौन है? फैराडे। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं समांतर क्रम में। धारावाही चालक तार से विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान स्वाभाविक है बढ़ जाएगा। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कहलाती है विद्युत जनित्र होगा, ठीक है। यहाँ से इनके आंसर आपको फटाफट से आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रोककर आप इसे नोट कर सकते हैं। लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान यहाँ पर आप देख पाएंगे सब बहुत अधिक बड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6वें नंबर पर दिया है क्वेश्चन। समान चुंबकीय ध्रुव होते हैं, आपस में प्रतिकर्षित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं बंद वक्र के रूप में। विद्युत धारावाही किसकी तरह व्यवहार करता है? एक चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहाँ से इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से इनके आंसर भी लिखेंगे, ठीक है। विकल्पों को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इन्हीं विकल्पों में से क्वेश्चन आपको विकल्प ही क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। कुंडली को चुंबक के सापेक्ष इस तरफ में गैल्वेनोमीटर कितना विक्षेप होता है? कुछ भी विक्षेप नहीं होगा, स्थिर रहेगा। एक रिक्त स्थान देखिए, विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर विद्युत चुंबकीय शक्ति का मान अधिक हो जाता है। विद्युत मोटर के घूमने वाले भाग को कहा जाता है रोटेटर। और विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। सामान्यतः विद्युत में तार रंग का प्रयोग लाल रंग के लिए होता है, लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए विद्युत में तार के लिए। और किस अगला पॉइंट क्वेश्चन यहाँ प्रश्न मिलेगा, किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रभावित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगला 6वां क्वेश्चन है, धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर लेनी चाहिए। सही जोड़ी दी गई है, तो सही जोड़ी आपको यहीं से बनाना है। यहाँ पर ये देखिए, ये सही जोड़ी का आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर देने के लिए यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम बताइए। विद्युत मोटर दिया गया है। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती विद्युत धारा आवृत्ति, तो यहाँ से आप इसे 50 हर्ट्ज में, और यहाँ पर देखिए आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त की गई युक्ति का नाम विद्युत फ्यूज वायर। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोत का नाम, तो स्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक और पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र। MRI का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन इसे कहा जाता है। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। विद्युत द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में ये क्वेश्चन सम्मिलित हैं। अगला, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक सूची विक्षेपित होती है, तो इसका मतलब यहाँ मिलेगा आपको उत्तर। यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्यों? क्योंकि हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं।
यहाँ से दूर हटाती हैं एक दूसरे को, इसलिए प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, तो ये इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का डायग्राम दिया गया है। आप यहाँ से इसका डायग्राम को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विद्युत मोटर का सिद्धांत। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत यहाँ से लिखेंगे आप, ठीक है, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन का आंसर भी आप यहाँ से लिखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट नहीं है, विद्युत मोटर का सिद्धांत मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है। 3 अंक के प्रश्न में देखेंगे विद्युत मोटर का नामक चित्र, इसका सिद्धांत और रेखा कार्यविधि लिखिए। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये चित्र दिया गया है, इसकी कार्यविधि यहाँ से आप देंगे, ये कार्यविधि है, ठीक है। इसका उत्तर यहाँ से मिल जाएगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं इसे। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। चलिए, कुछ दूसरा क्वेश्चन है, ऐसी युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऐसी युक्तियों के नाम मिल जाएंगे, पंखा है, मिक्सर है, जल पंप है, इलेक्ट्रिकल कार है, इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, कूलर। वैसे चूंकि अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुणों की सूची बनाइए। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग, ठीक, स्पष्ट कीजिए। ये ऐसे मोस्ट क्वेश्चन नहीं है इतने ज़्यादा, ठीक। अगला क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन हम यहाँ दिखा देते हैं आपको, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट क्वेश्चन के रूप में चलता है, तो यहाँ से आप इसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिया है, यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं इसे। यहाँ पर इसमें सभी चैप्टर से क्वेश्चन दिए गए हैं और मैंने आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर ये क्वेश्चन बताया। वीडियो बहुत ही लंबा है, लेकिन आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कौन कौन से क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन कितने नंबर के आने हैं। और यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी क्रम में आगे वीडियो मिलेगी। अब मैं 11th क्लास की, आपको 10th क्लास से आप जाओगे 11th क्लास में, तो मैं केमिस्ट्री विषय के वीडियो डालना चालू कर दिए हैं मैंने, और मैं वीडियो लगातार बना रहा हूँ। इसके कारण आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। वीडियो से को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि सभी को